देखिए टुडेज टॉपिक 1.4 सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, तो इसको जो है कंप्लीट करेंगे अपन आज। और इससे पहले जो है अपन प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था अपना, ये बॉक्स भी अपन ने पढ़ लिया था। तो देखेंगे इस पॉइंट को कंप्लीट करेंगे टॉपिक को। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल द नेक्स्ट पेज मार्केट। तो आपने देखा होगा कि पैकेट्स जो होते हैं मशरूम के बेचते हैं वेजिटेबल मार्केट में। आपने आपने देखा भी होगा ना, लाइक दिस ऐसे। ठीक है, और यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, फिगर 1.7। तो आप देख सकते हैं ये जो है वन साइड जो है पैकेट ऑफ मशरूम्स हैं, एंड ये अनदर साइड जो आप देखेंगे अ मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। ये मशरूम जो है वो खाने लायक होते हैं और ये जो है सड़े गले पदार्थों पर जो है ग्रो कर जाते हैं, उगने लग जाते हैं, है ना। तो ये सारी, है ना, ये मतलब मशरूम आपने देखा होगा। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो ये फाइंड आउट अपन को पढ़ना है कि ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं कहाँ से लेते हैं एंड किस टाइप का न्यूट्रिएंट लेते हैं, दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम द वेयर कहाँ से प्राप्त करते हैं ये। ठीक है, तो देखेंगे बूजो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। they do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। तो इसका मतलब ये कि बूजो जानना चाहता है कि ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं और ये ग्रो कैसे करते हैं, क्योंकि इनके पास कोई माउथ नहीं है जैसे एनिमल्स के पास होता है, अपने पास होता है, और ना ही ये ग्रीन होते हैं। और ग्रीन नहीं है तो इनके अंदर क्लोरोफिल भी नहीं है, और क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो दे कांट मेक देयर ओन फूड, है ना, तो नहीं बना सकते वो। तो देखेंगे एक्टिविटी में क्या दिया गया है 1.2 में, इसका डीप डिस्कशन दिया गया है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर। एक ब्रेड का पीस लेना है और उसको गीला कर देना है आपको। फिर उसके बाद लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस for 2-3 days or until fluffy patches appear on them, फिगर 1.8। तो आप देखेंगे कि आप अगर ऐसा करते हैं, उसको गीला छोड़ देते हैं, गीला करके कुछ ऐसी गर्मी वाली जगह पर रख देते हैं, तो 2-3 दिनों के बाद आप देखेंगे उस पर जो है ये फिगर 1.8 में ऐसा फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। फंगी जो है लगने लगती है, ऐसी होने लगती है। ठीक है, ब्रेड आपकी सड़ने लगती है, आपने देखा भी होगा। और व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस। इसका कलर जो है क्या है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर हो जाता है। ऑब्जर्व द पैचेस आर अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखेंगे अच्छे से तो और डीप में आपको समझ आएगा। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशंस लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। तो आप कॉटन लाइक थ्रेड्स, ऐसे धागेनुमा स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिख जाएंगे ब्रेड के ऊपर। ठीक है, थ्रेड लाइक जैसे ऐसे दिख रहे हैं आपको, जूम करके बताया गया फिगर में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी। इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं अपन फंगी बोलते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब ऐसा नहीं है कि ये ब्रेड से ही प्राप्त करते हैं, मतलब ये जहाँ भी जिससे भी मटेरियल के पास उगने लगते हैं वहाँ से ये सारा जो कुछ भी है न्यूट्रिशन प्राप्त करने लगते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं। और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपसे पूछ सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करता है। जैसे फंगी है ऑर्गेनिज्म, है ना, तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ले रहा है, डेड एंड डिकेइंग मैटर से, है ना, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करता है। तो सच ऑर्गेनिजम्स विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो फंगीज आल्सो आर सेप्रोट्रॉफ्स, आप बोल सकते हैं। फंगी आल्सो ग्रोन और पिकल्स लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। तो फंगी जो है आपके पिकल्स पर उगती है। पिकल्स पर भी आप देख सकते हैं, लेदर पर, क्लॉथ्स पर, अदर आर्टिकल्स और भी बहुत सी वस्तुएं होती हैं। तो आप जब उन्हें गर्मियों में छोड़ देते हैं या फिर ह्यूमिड जो वेदर होता है आपका, है ना, थोड़ा नमी वाला मौसम होता है जिसमें चिपचिपा लगता है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी सड़ जाती हैं चीज़ें। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। तो रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में, तो तब चीज़ें सड़ने लगती हैं ज़्यादा। और आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। तो आप ऐसे अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि फंगी का क्या क्या किया फंगी ने
हमने अपने घर में ही बहुत सी चीज़ें सड़ जाती हैं, फंगी कहाँ कहाँ लग जाती है। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। अब आप देखेंगे एयर में ये सारे फंगल जो होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं छोटे छोटे, वो पाए जाते हैं एयर में, ठीक है, और वो बैठ जाते हैं सड़े गले पदार्थों पर, तो वहीं पे वो ग्रो करने लगते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज, वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो, नहीं, ठीक है। तो जब भी वो गीली चीज़ों पर या फिर गर्मी के मौसम में जब भी वो जैसे गर्म वार्म टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे वो बैठते हैं, ठीक है, तो वो जर्मिनेट होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आप मतलब अब आपको पता लगाना है कि जो आप अपनी चीज़ों को फिर कैसे बचाते हैं स्पॉइल होने से, ठीक है। तो आपने देखा भी वो गर्मियों में जल्दी से खाना सड़ जाता है, इसीलिए अपन उनको फ्रीज करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इन द प्रीवियस पेज ये बॉक्स में क्या हुआ है, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। पहली इज़ कीन टू नो वेदर आर ब्यूटीफुल शूज़ विच सी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. तो उसके शूज़ से काफ़ी अच्छे उसने पहने थे, एक अवसर पर पहनती है, हर ओकेशंस पर पहनती थी, स्पॉइल्ड हो गए फंगी से, और वो भी रेनी सीज़न में। तो रेनी सीज़न में भी अपन ने पढ़ा कि ये जो है ह्यूमिड क्लाइमेट या ह्यूमिड टेम्परेचर पर या फिर वार्म होता है, वार्म एंड ह्यूमिड, है ना, टेम्परेचर पर ये ज़्यादा ग्रो करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। अब ये बॉक्स में भी क्या लिखा हुआ है कि बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट इज wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. तो बूजो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि उसके वीट के फील्ड्स थे, ठीक है, गेहूँ के खेत, वो सड़ गए थे, फंगस लग गई थी उनमें। तो वो जानना चाहता है कि फंगी जो है डिजीज़ पैदा करती हैं, बीमारियाँ करती हैं। पहली टोल्ड हिम that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicines. तो ऐसा नहीं है कि सारी फंगीज जो हैं वो डिजीज़ पैदा करती हैं, कुछ जो हैं आपके यूज़फुल भी हैं, जैसे ईस्ट मशरूम्स हो गए, वी कैन ईट दैम, अपन उन्हें खाते हैं, और बहुत सी यूज़फुल मेडिसिन में भी इस्तेमाल होती हैं फंगी, ठीक है। तो सारी फंगी एक जैसी नहीं होती। देखेंगे some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऐसे जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, तो इस पूरी रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं अब, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो देखो आप दोनों ऑर्गेनिजम्स का जो है साथ में रह रहे हैं, लिव टुगेदर, एंड दोनों आपस में शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को जो है सिम्बायोसिस बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड रिचेंस आ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन अलगा एंड अ फंगस लिव टुगेदर. आप देखेंगे ऑर्गेनिजम्स लाइक लिचेंस जो होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा लिचेंस का स्ट्रक्चर, कुछ मैं बना नहीं पाऊँगा, ऐसे कुछ टाइप का होता है, आई थिंक सो, ठीक है। तो लिचेंस, लाइकेंस इन्हें बोलते हैं अपन, लाइकेंस. तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर उन, तो विच इज़ एन अलगा, ठीक है, तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, उसे अपन अलगी भी बोलते हैं, अलगा. एंड उसमें फंगस भी होता है. तो फंगस भी मतलब कि ये फंगस एंड अलगा जो है एक आपस में एक साथ रहते हैं. तो जो फंगस होती है प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा. इस अलगी को जो है, अलगा को या अलगी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अलगी, अलगा, व्हाटएवर. तो उसको जो है ये फंगस क्या प्रोवाइड कराती है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है. और इन रिटर्न में वापस में जो अलगा क्या करता है, प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस. फिर ये फूड प्रोवाइड कराता है फंगस को, ठीक है. तो दोनों का रिलेशनशिप क्या हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, ठीक है. दोनों एक दूसरे पर जो है वो शेयर कर रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है. तो देखेंगे ये टॉपिक तो है आपने पढ़ लिया सेप्रोट्रॉप्स, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा ठीक से, ठीक है. तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं आपके सॉइल में कैसे वापस से होते हैं, बनते हैं. हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स. डू यू नो वाई दिस इज़ डन.
तो आपने कभी भी देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स फील्ड में यूज करते हैं, ठीक है। और गार्डनर्स को भी देखा होगा, वो भी यूज करते हैं अपने बागों में, ठीक है, खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, प्लांट्स के लिए। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स ऑफ इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो आपने देखा, आपने सीखा क्या ये कि प्लांट्स जो होते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्राप्त करते हैं, तो उनका जो अमाउंट है क्या होता है सॉइल के अंदर, डिक्लाइन हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि प्लांट्स यूज कर लेते हैं उनको। फिर क्या करते हैं अपन, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में यही सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो फिर इन चीज़ों की तो कमी हो ही जाती है, क्योंकि प्लांट्स इनको यूज कर लेते हैं फिर से। तो उस कमी को पूरा करने के लिए अपन जो है फार्मर्स जो हैं, गार्डनर्स जो हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको प्रोवाइड करते हैं अपन, ठीक है, सॉइल में। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. तो अपन प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो हैं सॉइल में ही ग्रो करते हैं। तो अगर आप सॉइल को अच्छा बनाएंगे, ठीक है, कि उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे तो प्लांट भी बहुत अच्छे से उगेगा, ग्रो करेगा, ठीक। तो इसीलिए अपन वी यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, है ना, टाइम टू टाइम। अपन टाइम टू टाइम जो है इन चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है। देखेंगे यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। तो क्रॉप प्लांट्स, फसल के जो भी पौधे होते हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन को, और सॉइल की जो है फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, सॉइल कैसे हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसमें। तो यू लर्न दैट nitrogen gas is available in plenty in the air, but plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. लेकिन मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन गैस आपकी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इन आवर एटमॉस्फेयर, लेकिन आप प्लांट्स जो हैं इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कर लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो होता क्या है, दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। तो इन्हें नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए, घुली हुई। तो द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टेड इनटू अ यूजुअल फॉर्म। तो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जिसे राइजोबियम बोलते हैं ना इस बैक्टीरिया को। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है यूजुअल फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड करा देता है प्लांट्स को। और बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट्स ओन फूड। तो राइजोबियम जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। तो ये भी देखिए आप सिम्बायोसिस प्रोसेस हो गई, जिसमें जो है शेल्टर एंड फूड जो है शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स शेयर कर रहे हैं एक दूसरे में। जैसे राइजोबियम जो हो गया वो बैक्टीरिया, और रहता कहाँ है ये रहता है प्लांट्स की जड़ों में, रूट्स में। वो भी कौन से वाले प्लांट्स की जड़ों में, ग्राम हो गया, पीस हो गया, मूंग हो गया, बीन्स, यानी कि फलियों में, फली वाले प्लांट्स या फिर दाल वाले प्लांट्स में, इनमें ज़्यादातर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, एयर में जो प्रेजेंट होती है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में बना देता है और प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है, यूजेबल बना देता है उसके लिए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इन पौधों को यूज करना चाहिए अपन को, क्योंकि फिर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को अलग से ख़रीद के डालने की, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा नेचुरल प्रोसेस है। तो इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो मैंने बताया कि प्रोवाइड फिर क्या करता है रिटर्न में, प्लांट्स जो है इन सभी चीज़ों को, बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है। दे does have a symbiotic relationship। तो इसीलिए ये symbiotic relationship हो जाती है। और this association is of great significance for the farmers। तो ये बहुत अच्छी बात है फार्मर्स के लिए। they can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous, the next page, plants are grown। तो वो उन्हें फर्टिलाइजर्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो वो चाहे तो ये लेग्यूम वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उगा सकते हैं, जिससे नेचुरल फॉर्म में जो है नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी हो जाती है सॉइल में। तो मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। और पल्सेस वगैरह भी जो भी मिलती हैं आपको, तो ये सारे जो हैं पल्सेस के जो प्लांट्स होते हैं वो लेग्यूमिनस ही होते हैं, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। तो आपने इस चैप्टर में ऑटोट्रॉप्स के बारे में समझा। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक, कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक होती हैं और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स पर, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। और ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, ठीक है।
तो ऑल सभी एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर और एनिमल्स पर। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स? तो आप ये बोल सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट था वो इंसेक्ट को खाता था, तो वो पार्शियल हेटरोट्रॉप्स है क्या नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा हेटरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड है, ठीक है। और वो हरा भी होता है ना, ग्रीन इन कलर, तो वो क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से भी वो कर लेता है, ठीक। तो ये जो चैप्टर था यहीं तक था, आपने समझ गए होंगे आप, है ना, अच्छे से। छोटे छोटे पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया था इस चैप्टर को, तो ये आप पढ़ लेना, एक्सरसाइज आप ही को करनी है, समझ में आ गया होगा, आप बार बार लेक्चर्स को देखेंगे, ठीक है, तो समझ जाओगे। एंड एक और बात की, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी वो आयोडीन सॉल्यूशन की, जिसमें लीफ के साथ करना था। तो उसमें मैं बता दूंगा आपको कि आयोडीन सॉल्यूशन का जब आप टेस्ट करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्टिंग करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पर जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप आप उस पर डालते हैं तो उसका कलर जो है ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि आप इस मटेरियल में, जिस मटेरियल के साथ आप टेस्ट कर रहे हैं उस मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। तो यू कैन टेस्ट देम, आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लास 6th में दिया गया है चैप्टर, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।